Hello everyone, welcome to NetJRF Economics Simplified. So as part of our PYQ series, today we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. Okay, so the first question is basically asking you to tell which of the following are called club goods. ठीक है, तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले club goods का concept पता होना चाहिए कि club goods होते क्या हैं. Now you have various different kinds of goods, right? Public goods होते हैं, private goods होते हैं, then you have club goods, and you have something called common resources as well. ठीक है, so they are basically different kinds of goods, different kinds of resources. ये उनकी basically categorization है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लब गुड्स की. ठीक है, क्लब गुड्स. अब क्लब गुड्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मेन वंस, फर्स्टली दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर. ओके, they are non-rivalrous in nature, and secondly they are excludable goods. ठीक है, they are excludable. okay, अब non-rivalrous का क्या मतलब होता है? What does non-rivalrous mean? Non-rivalrous basically means कि अगर एक इंडिविजुअल कोई गुड या सर्विस को यूज करता है, उसे कंज्यूम करता है, तो किसी और इंडिविजुअल के लिए उस पर्टिकुलर रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होगी. ठीक है, तो ये नॉन राइवलरस गुड्स होते हैं. राइट, अब जब हम एक्सक्लूडेबल की बात करते हैं, व्हाट डज एक्सक्लूडेबल मीन? एक्सक्लूडेबल मतलब कि जब आप कोई गुड या सर्विस की बात कर रहे हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है उसको यूज करने में. लेट्स से कोई फीस है, बोल दिया जाए कि ओनली द पीपल हु आर विलिंग टू मेक दिस पेमेंट, जैसे सपोज मेंबरशिप फीस हो गई. अब बिकॉज यहाँ पे जिम की बात हो रही है, सो आई टेल यू अबाउट दैट ओनली. जिम क्लियरली इज अ क्लब गुड. व्हाई? बिकॉज जिम कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पीपल हु आर विलिंग टू पे द मेंबरशिप फी, हु आर विलिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द जिम. राइट, तो जहाँ पे आपकी कोई मेंबरशिप फी, इस टाइप की कोई पेमेंट्स इन्वॉल्व हो, जहाँ पे कोई एक रिस्ट्रिक्शन, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द पीपल हु आर विलिंग टू मेक द पेमेंट एंड हु डू नॉट मेक द पेमेंट. राइट, द वंस हु डू नॉट मेक द पेमेंट आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, विल नॉट बी रादर अलाउड टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. ठीक है, तो वो एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया बन जाता है. राइट, तो क्लब गुड्स की जब हम बात करते हैं, वन, दे आर नॉन राइवलरस इन नेचर, एंड टू, दे आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर. ये दो चीजें आपने याद रखनी है. ओके, अब इस हिसाब से व्हेन यू सी इट, एक तो आपका जिम, स्विमिंग पूल हो गया, वन ऑफ द क्लब गुड्स, एंड द अदर वन इज अ जिम. वेरी वेरी क्लियरली देखो, रेलवेज इन एनी केस नहीं हो सकता. रेलवेज कैन नॉट बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ अ क्लब गुड, एंड डिफेंस तो इन एनी केस इज क्लियरली अ पब्लिक गुड. Why? Because आपको पता है जो आपकी डिफेंस फोर्सेज हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग एवरीबडी इन द कंट्री. राइट, कोई राइवलरी नहीं है उसमें, कोई एक्सक्लूजन नहीं हो रही है, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको. राइट, द डिफेंस फोर्सेज, दे आर गार्डिंग यू एट द बॉर्डर्स, दे आर प्रोटेक्टिंग द इंटायर नेशन. राइट, तो डिफेंस तो इन एनी केस इज अ पब्लिक गुड, एंड रेलवेज टू विल नॉट बी अ कैटेगराइजेशन ऑफ क्लब गुड. ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर्स क्या हुए? स्विमिंग पूल एंड जिम, विच मेक्स योर ऑप्शन 1, B and D the correct answer. Okay, moving to the next question. Okay, so यहाँ पे match the following type का है. So first let's see debt and deflation theory from list A. So what is basically debt and deflation theory? Let's see it. Debt and deflation theory जो है, this was basically given by Fisher. ये आपको याद होना चाहिए. You might be asked a question like this as well. So this was given by Fisher. Okay, ये फिशर ने दिया था. अब इस थ्योरी में बेसिकली डेट और डिफ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप, उसके बारे में बात की गई थी. व्हाट डज इट से? जब प्राइसेस जो हैं वो सडनली आपके जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो गए. प्राइसेस फॉल होना मतलब देयर इज अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन. राइट, तो जब आपके प्राइसेस जो हैं वो सडनली आपके फॉल कर जाते हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी डेट का बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जो आपके डेट की रियल वैल्यू है, इट टेंड्स टू इंक्रीज बिकॉज योर प्राइसेस हैव फॉलन उस डिफ्लेशनरी सिचुएशन में. तो जो डेटर्स हैं उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाता है. राइट, और जब उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली उनकी इनकम पे इम्पैक्ट आएगा. राइट, देयर इनकम विल ऑल्सो फॉल, देयर इनकम विल फॉल.
your prices are falling drastically or there's a very unexpected fall in the prices, that will lead to a increase in the real burden of debt. Real burden of debt. ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, योर इनकम विल स्टार्ट फॉलोइंग बिकॉज ऑफ द डेट, द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ योर डेट. उससे इनकम फॉल हुई आपकी, इनकम फॉल होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाएगी, राइट? Because obviously you are not having the enough income, how will you start demanding more of goods, right? आपकी aggregate demand तो इनफैक्ट फॉल होने लग जाएगी, है ना? एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगी तो अल्टीमेटली एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगी जिसमें डिप्रेशन, रिसेशन, ये वाली चीजें आने लगेंगी, राइट? सो इट्स अ विशियस साइकिल. सो दिस इज व्हाट डेट डिफ्लेशन थ्योरी टॉक्ड अबाउट. तो इसके हिसाब से आपका योर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी मैच्ड विद 3 from list 2. What is it? The effects of unexpected fall in price level could depress income. That's what we talked about. कि आपका unexpected जब fall in price हुआ, real burden of your debt increased, उसकी वजह से आपका income जो है वो गिरने लगी. ठीक है, it will lead to a depression in your income और depressionary recessionary situation create हो जाएगी. ठीक है, so this is what debt and deflation theory talks about. Then we come to Pigou effect. Okay, अब what is Pigou effect? इसमें बेसिकली क्या बात की गई है कि जब आपके प्राइसेस जो हैं वो फॉल होते हैं, when your prices are falling, what it will cause is it will lead to an increase in the purchasing power of people. What is purchasing power? Purchasing power is the ability of people to basically make purchases. ठीक है, their demand would increase because prices कम हो रहे हैं तो आपकी real income तो increase ही हो रही है. The income that people have, income is constant but the prices are falling basically. उसकी वजह से आपकी real income increase हो गई, so your purchasing power also increases. Okay, तो आपकी purchasing power increase हुई, you start demanding more of goods, right? उस डिमांड को मीट करने के लिए जो आउटपुट है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी. व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ेगी, है ना? एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगी तो अल्टीमेटली जो आपकी इनकम है वो भी इंक्रीज करने लगेगी, right? Because obviously people are being employed, they are being paid some income, they are being paid some money in return, some salaries. So ultimately आपकी overall income जो है वो increase करने लगेगी. You understand? This is what Pigou effect basically talked about. अब इसका क्या है? Falling price levels raises the income levels. So Pigou effect is going to be matched with option 1 in list 2. Okay? अब next आपका आ गया forward guidance. What is forward guidance? फॉरवर्ड गाइडेंस इज बेसिकली अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल. ठीक है, ये आपने याद रखना है. फॉरवर्ड गाइडेंस इज बेसिकली अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल. इट्स नथिंग बट जस्ट एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट? इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट टेलिंग कि what the monetary policy is going to do, what is the future course of action that they are going to take. So ये firms और households के लिए उनके behavior को basically impact करती है ये जो forward guidance है, right? So it's basically a monetary policy tool. So this is going to be matched with 2, right? A policy of announcing future monetary action, and that's what I told you. ठीक है, अब D आपका last वाला जो है that's talking about Okun's law. ठीक है, ओकुन्स लॉ के बारे में हमने पहले भी बात की है इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस अंडर दिस सीरीज. तो उसमें भी हमने यही बोला था एंड वी आल्सो डिस्कस्ड इट इन ग्रेटर डिटेल हाउ ओकुन्स लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी और आउटपुट. आइदर वेज यू कैन से इट टॉक्स अबाउट द inverse relationship between your unemployment and your real GDP. Okay, so your D option goes with 4. Okay, so इसके हिसाब से आपका correct option क्या हुआ? Which is your correct answer according to this? It is 3, right? Now this question is basically about Salmon War. अब आपको बताना है कि ये war जो था किन दो countries के बीच में हुआ था. ठीक है, तो अब this kind of question is more of an unusual question
You generally do not study it in your core economics, but this is probably something that you have to relate with current affairs in one way or the other. So सैल्मन वॉर जो है ये नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। अब सैल्मन वॉर था किसके बारे में, लाइक व्हाट वाज द रीजन? Salmon war was basically a dispute with respect to fishing rights, right? Dispute with respect to fishing rights, okay? Conservation of salmon. अब salmon जो है आपको पता होगा, salmon is the name of a fish basically. Salmon एक fish होती है, तो it was a dispute over those fishing rights between these countries of Norway and Scotland, okay? So option 3 is the correct answer. Now this question is basically asking you to explain monopoly power, ठीक है। monopoly power का आपको फॉर्मूला बताना है, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। तो अब आपने monopoly power के बारे में जब पढ़ा होगा, you would have studied के मोनोपोली पावर को मेजर भी करना होता है, राइट? देयर इज अ मेजर ऑफ मोनोपोली पावर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब वो जो मेजरमेंट्स होते हैं मोनोपोली पावर के, दे कुड बी डन थ्रू वेरियस डिफरेंट मेथड्स, राइट? बहुत सारे डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं, उनमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस इज लर्नर्स इंडेक्स, ओके? लर्नर्स इंडेक्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोनोपोली पावर का जो आपका मेजर है। अब इसका एक फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू मेजर मोनोपोली पावर। लर्नर गेव, एबा लर्नर टू बी प्रिसाइज, हिज नेम इज एबा लर्नर, ही बेसिकली गेव अ फॉर्मूला, ठीक है। अब व्हाट इज दैट फॉर्मूला? P minus MC by P is equal to 1 by ED, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली पावर, राइट? अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। P stands for price, MC you know is the marginal cost, and over here elasticity. ED is basically the elasticity of demand, ठीक है। अब इसमें जो P minus MC by P ये वाला पार्ट है, the left hand side of this equation, it is basically called a price markup, ठीक है, इसको मार्कअप कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि इसको प्राइस मार्कअप कहते हैं। अब इस फॉर्मूला से आपको पता क्या चल रहा है? It basically tells you about an inverse relationship between elasticity and the monopoly power. What does it basically mean? कि अगर किसी भी चीज की let's say elasticity कम है, if the elasticity of demand of a particular good is less, the good is inelastic in nature, in that case the monopoly power would increase, right? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर इलास्टिसिटी कम है तो मोनोपोली पावर जो है वो इंक्रीज होगी, which means the value of a learner index would increase, ठीक है। So this is what monopoly power formula is given by learners index, which can actually tell you the measure of monopoly, okay? तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 1, P minus MC by P. This is the basic measure of monopoly power, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का प्रॉपर एक डेरिवेशन है, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू एक्चुअली गेट दिस फॉर्मूला, हाउ डू यू अराइव एट दिस फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर अदर एग्जाम्स और फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, इन जस्ट बी एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो, ठीक है। इसको डिराइव कैसे किया गया, सो यू विल लुक इनटू इट, राइट? अब और क्या मेजर्स होते हैं? वन आई टोल्ड यू लर्नर्स इंडेक्स हो गया, उसके अलावा और क्या होते हैं? You must have heard about concentration index, ठीक है, concentration index, that's also something that is used to calculate the monopoly power, to measure the monopoly power, right? उसके बाद आपका Herfindahl index भी होता है, ठीक है। There are various other measures of monopoly power, इनमें से learners index जो है वो आपका बहुत important है, right? Remember that. Okay, so we come to the next question now. अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको कुछ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स दिए हैं, एंड यू हैव टू बेसिकली मैच इट विद द आंसर गिवन टू यू इन द लिस्ट 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेट्स डू ए, ठीक है, ए वाला सबसे पहले करते हैं। इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, ठीक है। अब इसका आपको फॉर्मूला पता है, डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज, राइट? अब आपको डिमांड का क्या इक्वेशन दी हुई है, व्हाट इज इट? 64 minus 8p
You have to differentiate it with respect to price. Okay, the price given to you is 6 and you have to find out the value of your quantity, your demand basically at price P, which is equal to 6. Let's do that. 64 minus 8 and P in that place you have to put 6, right? 64 minus 8, 6 are 48, okay, and that gives you 16, okay. So you put this value here. Now what you have to do is differentiate this particular thing. And what do you get when you differentiate? 64 is constant, it becomes 0, and what's left is minus 8, right? Into 6 by 16, right? So 8 ones are 8 twos are 2 ones are 2 threes are. ठीक है, ये आपका -3 आया, बट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, आपका देखो मॉड्यूलस में है, which means you have to find out the modulus वाली value which is 3, which gives you 3 basically. ठीक है, तो आपकी जो elasticity of demand हुई इसकी it's going to be 3, right? अब let's do B. ठीक है, अब इसमें आपको elasticity of supply निकालनी है. ओके, तो अब सिमिलरली आप करोगे ds by dp into p by s. ओके, अब आपका सप्लाई का क्या दिया हुआ इक्वेशन? -25 plus 5p. You do it with respect to price. The price that is given to you is 10. You put this value in the equation given to you for supply, -25 plus 5 into 10. Okay, -25 plus 50, that gives you 25, right? Put this value here and solve. Now -25 is gives you constant, so it's 0, and then you have 5 here when you differentiate the rest of the part, and then 10 by 25, 5 ones are 5 fives are 5 ones are 5 twos are. So the elasticity of supply is 2. So your B is going to be matched with 4. ठीक है, नाउ लेट्स सी C. ठीक है, अब C में क्या आपको दिया गया है? यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MR when your P is given and your elasticity of demand is given. ठीक है, तो अब आपको मैंने लर्नर्स इंडेक्स बताया था अभी. ठीक है, आपने याद किया था P minus MC by P is equal to 1 by ED. That's what we talked about in the previous question. इसको learners index कहते हैं. This is something that you will have to use in order to find out the value of MR. ठीक है, अब आप जब when we are talking about a monopoly, right? Monopoly में जब equilibrium situation होती है, when you have to maximize your profit, in that situation your MC is equal to MR. ठीक है, तो in that case you can, when you substitute that value or basically you reframe this particular equation, you can actually write MR in place of MC. ठीक है, वो आप कर दोगे and then you rearrange it in a way कि आपकी MR की value आए. ठीक है, MR should be on the left hand side of the equation. So what do you get when you rearrange it? You get P1 minus 1 by ED. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा. You just have to rearrange this. और मैंने आपको बता दिया why did you put MR here? Because under that equilibrium condition your MC becomes equal to MR. Okay, अब यहाँ से I am solving the rest of it over here. ये C का ही पार्ट है. ठीक है, अब इसमें आपको बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है. All you have to do is to put the values inside it. इक्वेशन में अब आपका जो P है वो क्या है? It's 8 and then the rest of it your elasticity is 4. Okay, so when you do it, what do you get? Solving for this, you get 3 by 4 inside and 6 is the answer. ठीक है, so this C is going to be matched with 1. 6 is your answer for this one. And then you come to D. अब जब D की बात कर रहे हैं हम, D is basically asking you to find out the MPPL. ठीक है, marginal physical productivity of labor, right? हमें ये निकालना है. You have been given the VMPL and you have the price. ठीक है, अब आपको मैंने in one of the previous videos I had talked about it. मैंने आपको बताया था VMPL क्या होता है. VMPL का जो फॉर्मूला है that is MPPL into your price. अब आपके पास VMPL की भी वैल्यू है, you have the value of price as well. You just have to solve for MPPL. Very simple, and the answer that you get for it is 4.
ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? व्हेन यू एक्चुअली मैच ऑल ऑफ देम यू फाइंड दैट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप देखोगे इतने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपको सारी वैल्यूज दिए हैं, बस डायरेक्टली पुट ही करना है आपको। You don't have to do anything else. All you need is the formula to correctly remember the formula. बाकी it's a very very easy question, a very scoring one. अब आपका ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंस इक्वेशन पे है, राइट? अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एंड व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू इज आपको एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना है ऑफ वाई टी इन टर्म्स ऑफ टी। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ओके, तो अब इक्वेशन आपको क्या दी गई है? वाई टी प्लस 1 माइनस 1.2 वाई टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप बेसिकली रीअरेंज करोगे, वाई टी प्लस 1 इक्वल टू 1.2 वाई टी। ऑल आई डिड इज जस्ट टेक इट टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? वील पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, अब आपका टी आपको समझ आ रहा है कि एक अननोन वेरिएबल है इस इक्वेशन में। We'll put different values of t to find the different values that this equation takes. ठीक है, now let's say we put at t equal to 0. t equal to 0 हम value इस equation में put कर रहे हैं. What do we get? y1 equal to 1.2 y0. That's what we get. अगर आप t equal to 0 इसमें put करोगे इस equation में, equation 1 में, this is what you get. ठीक है, let's say this is your equation 2. Numbering it equation 2. अब लेट्स से हम पुट कर रहे हैं एट t इक्वल टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन यू पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इन योर इक्वेशन 1, व्हाट डू यू गेट? y योर t इज 1, t 1 plus 1 will give you 2, right? y2 is equal to 1.2 y1. That's what you get. So let's say you number it 3. This is your equation 3. अब जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है ये आपको y1 की वैल्यू दे रही है इन टर्म्स ऑफ y0। ठीक है, और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ y2 इन टर्म्स ऑफ y1। अब हम क्या करेंगे? वी वांट कि हमारी y2 की वैल्यू भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ y0 ही आए, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी है, इजी कंपेरेबिलिटी हो जाए बिटवीन द टू इक्वेशंस। व्हाट वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 इन टर्म्स ऑफ y0। अब वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो y1 की वैल्यू है हम y2 से इक्वेशन 2 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट? बिकॉज y1 की वैल्यू y0 के फॉर्म में ही है। सो व्हेन यू पुट y1 की वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ y2 इन टर्म्स ऑफ y0, है ना? तो आप वही करोगे, y2 इज इक्वल टू 1.2 एंड y1 की क्या वैल्यू दी है आपको? 1.2 y0। ठीक है, सो व्हाट डू यू गेट? 1.2 का स्क्वायर y0। ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब नाउ लेट्स से आपको आगे का भी निकालना है, y3 की वैल्यू निकालनी है, 4 की निकालनी है, 5 की। यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t टू गेट दैट। ठीक है, अब नाउ डोंट यू थिंक दिस विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दोज? आपको बार बार वैल्यू डालनी पड़ेगी। व्हाई नॉट क्रिएट अ जनरल फॉर्मूला जिसमें आप डायरेक्टली वो नंबर उस पर्टिकुलर y3 y4 पुट करो और आपको फॉर्मूला मिल जाए। यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गो थ्रू दैट लॉन्ग मेथड। सो इससे हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमें y2 की वैल्यू निकालनी है, राइट? y2 की जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जो 1.2 है उसका एक्सपोनेंट भी 2 है। ठीक है, तो जो आपका y का बेस है 1.2 का जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो मुझे ये समझ आ गया। इससे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स से अगर y t है, ठीक है, लेट्स से 2 इज इक्वल टू t, t इज अ अननोन वेरिएबल जिसकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो। सो लेट्स से अगर मैं t उसको नाम देती हूँ, सो y t विल बी इक्वल टू 1.2 टू द पावर t, बिकॉज जो आपका सबस्क्रिप्ट में है वही एक्सपोनेंट में वैल्यू दी हुई है। y t इज इक्वल टू 1.2 टू द पावर t y0, the rest of the part, right? So ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, which will be applicable to all the values of t that we can put. ठीक है, so this is the general formula. अब I have y0 over here, right? अब अगर मुझे इस y0 की भी वैल्यू पुट करनी है, how do I do that?
अब आप देखोगे इक्वेशन 2 में आपके पास वाई नॉट दिया हुआ है. इफ यू रीअरेंज इट आपको यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू मिल सकती है. हाउ डू यू डू इट? y1 is equal to 1.2 y नॉट, ये आपको मिला हुआ है अभी. यू हैव दिस ऑलरेडी विद यू. अब y नॉट जब आपको निकालना है you get y1 by 1.2. That's what your y नॉट is, right? अब इसी चीज को आप इधर सब्सटीट्यूट कर दोगे इन योर जनरल फॉर्मूला दैट यू हैव फाउंड. ठीक है, अब डालोगे तो क्या आएगा? yt is equal to 1.2 to the power t एंड y नॉट की जगह आप क्या लिखोगे? y1 by 1.2. ठीक है, ये चीज आपने इधर डाल दी. एंड नाउ अब आपको इसको बेसिकली सॉल्व करना है. आपका 1.2 बेस आपका सेम है. व्हेन योर बेसिस आर सेम और डिवीजन के फॉर्म में होता है, योर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ये आपको पता है, ये बेसिक रूल. सो हाउ डू यू डू इट? योर yt विल बी इक्वल टू 1.2 t माइनस 1. जब इसकी क्या है पावर? 1.2 की, इसकी पावर 1 है, राइट? ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव. सो 1.2 to the power t minus 1 and what's left is y1. ठीक है, so this is your final equation and that's what you were asked basically. question में क्या बोला है? You had to find out yt in terms of t and that's what you did. You have found out the value of yt in terms of t. अब देखते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ. Your that is option 3. yt is equal to 1.2 t minus 1 y1. That's what your right answer is. So इस वाली definitely these questions are a bit complicated and a little lengthy also in especially in an exam condition. But all you have to see is कि आपको question में दिया क्या गया है और किन expressions के terms में आपको answer निकालना है. So all you have to do is कि आप थोड़े permutation combinations करोगे in order to find out those expressions जो आपसे पूछे गए हैं and that actually gives you the final equation if you get those particular terms, right? So all you have to do is to figure out कि क्या values put करनी है and find your final answer, right? So we move to the next question. So in this question you have basically been given certain statements. आपको कुछ theories दी हैं और बताया गया कि ये theory इस particular economist ने दी है. आपको बताना है वो statement सही है कि गलत है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाय जॉर्गेनसन. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज ये थ्योरी जो इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल थी इट वाज गिवन बाय शूमपीटर. ठीक है, शूमपीटर ने ये थ्योरी दी थी, राइट? सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाय हॉट्रे. दिस इज अ करेक्ट. So it basically talks about how monetary policy, different monetary tools are impacting the or influencing the business cycle. तो इस particular चीज पे ये theory formulated है and it has been given by Hotray. Coming to the third one, monetary over-investment theory of business cycle was given by Clark. No, this is a wrong statement. This particular theory was given by Hayek. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ये इकोनॉमिस्ट हाइक ने ये वाली थ्योरी दी थी एंड नॉट क्लार्क. ओके, डी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंटरैक्शन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाय सैमुएल्सन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो. मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन इंटरैक्शन थ्योरी मतलब जो मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन का जो इंटरैक्शन है, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बिजनेस साइकिल्स पे. ठीक है, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द बिजनेस साइकिल. सो दिस इज व्हाट वाज टॉक्ड अबाउट सैमुएल्सन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है, तो इसके हिसाब से यू हैव टू टेल विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो आपको करेक्ट बतानी है. सो बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर विच मेक्स योर ऑप्शन 2 द राइट आंसर. ओके, राइट. अब यहाँ पे आपको बताना है कि फिनेंस कमीशन जो हैं उनके चेयरपर्सन क्या हैं. तो ये इन्होंने पहले ही मैच करके आपको दिया है. आपको बताना है करेक्टली मैच्ड है कि नहीं है. तो यू जस्ट हैव टू टेल व्हिच वंस आर करेक्टली मैच्ड आउट ऑफ ऑल दीज. ठीक है, अब 15th फाइनेंस कमीशन वाज अ वेरी रीसेंट वन, राइट? 15th फाइनेंस कमीशन का तो आपको पता ही होगा कि एनके सिंह है. एनके सिंह थे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन. सो इन एनी वे आपका डी स्टेटमेंट तो गलत है, राइट? और 14th फाइनेंस कमीशन के वाई वी रेड्डी थे.
ये भी आपको पता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी रिसेंट वन. रिसेंट वाली फाइनेंस कमीशन के तो चेयरपर्सन आपको याद होने चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. सो 14th जो फाइनेंस कमीशन है उनके YV रेड्डी थे. 15th फाइनेंस कमीशन के NK सिंह थे. सो योर C स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Your 12th Finance Commission was chaired by C. Rangarajan, that's the correct answer. And 11th Finance Commission was chaired by AM Khusro. That's again a correct one. So your correct answers for this particular question is A and B statement, which is your option 4. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. अब आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर हो चुका है. दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर रिपोर्ट, देयर रिकमेंडेशंस. अब 16th फाइनेंस कमीशन आ गई. ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन आ गई है. आपको इनके चेयरपर्सन का नाम मुझे बताना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आगे के जो एग्जाम्स हैं उसमें 16th फाइनेंस कमीशन के पूछे जाने की टेंडेंसी यार बहुत ज़्यादा हाई है, राइट. सो उधर जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है वो आपको पता होना चाहिए. यू हैव टू टेल मी दैट दिस इज द एक्टिविटी दैट आई एम गिविंग टू यू. ओके, now we move to the next question. It's basically asking you to tell कि embodied technical progress क्या है. The main feature of embodied technical progress is what is embodied technical process. तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब embodied का मतलब क्या होता है. layman terms में अगर मैं आपसे पूछूं embodied का मतलब क्या होता है. Embodied is something that is inbuilt, right? Something that is endogenous, something inbuilt, right? तो आपसे embodied technical progress अगर पूछा जा रहा है, so it's basically talking about technical improvements that are done in the capital. जो आपका कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करके टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स पुट किए जाते हैं आपके कैपिटल इक्विपमेंट्स में, उसको एम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज technical improvements that can only be introduced into the productive system by new investment is embodied progress. कि जो न्यू आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके थ्रू आप जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके कैपिटल में. ठीक है, जो आपकी कैपिटल है, जो मशीन्स है, वट एवर दे आर, उसमें आप टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो थ्रू योर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू कैपिटल एक्यूमुलेशन, right? So your option 2 is the correct answer for this particular question. Okay, now we come to the next question. It's about HDI, something that you must have read about, Human Development Index. Now Human Development Index, HDI, is a very very important index. अब ये किसने दिया है, कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंट्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है, you should know that. What is it? UNDP. UNDP is the organization that brings out the Human Development Index. ठीक है, अब ये Human Development Index जो है इसके 3 dimensions हैं. ठीक है, इसके 3 dimensions होते हैं and each of these 3 dimensions is very important. You have to know each of them. First one हो गया आपका life expectancy at birth. Okay, ये आपका फर्स्ट हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. देन सेकेंड वन इज अबाउट योर एजुकेशनल अटेनमेंट. ठीक है, सेकेंड वन टॉक्स अबाउट एजुकेशनल अटेनमेंट. इसमें आपका क्या क्या आ गया, जैसे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल अटेनमेंट में कवर हो जाती हैं. अब जो थर्ड है आपका दैट टॉक्स अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करता है थर्ड डायमेंशन, विच इज बेसिकली मेजर्ड बाय GNI पर कैपिटा. ठीक है, GNI per capita at purchasing power parity. So these are the 3 dimensions that are basically covered under HDI, जिसके बेसिस पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है. ठीक है, तो अब इससे आपको बताना है कि विच ऑफ दीज गिव्स यू द डायमेंशंस ऑफ HDI, विच ऑफ दीज ऑप्शंस. तो आपका राइट आंसर क्या हुआ इसमें, life expectancy at birth, educational attainment and real per capita income at purchasing power parity, which is your option 3. Option 3 is the right answer. And एक चीज़ और, अब HDI की जब हम बात कर रहे हैं, it's very important that you know the ranking. इंडिया की क्या रैंकिंग है HDI में. ठीक है, India's rank you have to find out.
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए एंड ये अपडेट होती रहती है। जब नया इंडेक्स आएगा सो द रैंक्स कीप्स चेंजिंग, सो यू हैव टू रिमेंबर द मोस्ट रिसेंट वन। ओके, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। सो यू नीड टू नो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDI। ठीक है, इस इंडेक्स में क्या है ये आपने फाइंड आउट करके मुझे बताना है। एंड सेकेंडली, टॉप रैंकर कौन है, टॉप रैंक कौन सी कंट्री की है। ठीक है, फर्स्ट रैंक जो है वो बेसिकली किस कंट्री की है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट आई एम गिविंग। With that, we come to the end of this lecture. I hope you learned something today. And if you have any queries, any doubts, please do put that in the comment section. We'll definitely try to help you out with it. And with that, it's a wrap. We'll see you in the next lecture with the next set of PYQs. Till then, stay curious and keep learning.